हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में। सेक्शन 10 हमें बताता है प्रोविजंस एज टू श्योरिटीज़, यानी श्योरिटीज़ से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं उस बारे में बताता है सेक्शन 10। अब ये श्योरिटी के प्रोविज़न कहाँ पर, सीआरपीसी में कौन कौन से प्रोविजंस हैं श्योरिटीज़ को लेकर के, उस बारे में सेक्शन 10 बताता है। बहुत ही छोटा सा सेक्शन है। इसमें जो आपके सेक्शन लिखे हुए हैं वो आपके बेयर एक्ट में अब अमेंडमेंट हो गया है, तो आप वहाँ पर वैसे नीचे लिखा होगा, अगर आपकी लेटेस्ट वाली बेयर एक्ट होगी तो उसमें नीचे लिखा होगा कि कौन से सेक्शन अब ऐड हुए हैं अमेंडमेंट से। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो आप काट के भी उसको लिख सकते हैं, और अगर लिखा भी हुआ है तो भी आप उसको काट करके लिख लीजिए ताकि आंखों के सामने रहे। ठीक है। सेक्शन 121, 123, सब सेक्शन 10, 124, 373, 446, 447, 448 एंड 449 सीआरपीसी। ये कौन से सेक्शंस हैं? ये सीआरपीसी के सेक्शंस हैं। अप्लाई होंगे इन द केस ऑफ बॉन्ड्स एंड श्योरिटीज़। इस एक्ट में जो हम बॉन्ड्स और श्योरिटीज़ की बात अब तक करते आए हैं, सेक्शन 4 में हम लोगों ने देखा बॉन्ड और श्योरिटीज़ के बारे में, तो अब बॉन्ड और श्योरिटीज़ के केस में ये सारे सेक्शन सीआरपीसी के अप्लाई होंगे। तो सेक्शन 10 सिर्फ इतनी सी बात कहता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 11 पे। तो सेक्शन 11 बात करता है कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट। अब इसको हम दो तरीके से पहले समझेंगे, दो पार्ट है इस हेडिंग के भी, कि कौन से कोर्ट कॉम्पिटेंट हैं ऑर्डर देने के लिए इस एक्ट के अंडर। ठीक है। अपील एंड रिविजन, किस चीज़ का ऑर्डर? अपील और रिवीजन का ऑर्डर। एंड पावर ऑफ कोर्ट्स इन अपील एंड रिवीजन। तो क्या चीज़ है कि अपील और रिवीजन देने के लिए कौन कौन से कोर्ट कॉम्पिटेंट हैं, और उन कोर्ट्स की पावर क्या है अपील और रिवीजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन कौन से सेक्शन 11 में बताए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बताऊंगी नोट्स से, वो सारी चीज़ें आपके बेयर एक्ट में हैं। आप बेयर एक्ट सीधे रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इलाबोरेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, इस वजह से मैं डायरेक्टली बेयर एक्ट को रेफ़र नहीं कर रही हूँ। अच्छा, कॉम्पिटेंट कोर्ट अब कौन कौन से हैं? तो 3 तरीके के कोर्ट को कॉम्पिटेंट बताया गया है सेक्शन 11 के अंडर। वो कौन से कोर्ट हैं? एनी कोर्ट एम्पावर्ड टू ट्राई एंड सेंटेंस द ऑफेंडर। कॉम्पिटेंट कोर्ट सबसे पहला कौन सा है? कोई भी ऐसा कोर्ट जो कि एम्पावर्ड हो उस ऑफेंस को ट्राई करने के लिए और ऑफेंडर को सेंटेंस देने के लिए, सज़ा देने के लिए। दूसरा कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट ऑब्वियसली। और तीसरा कोर्ट है एनी अदर कोर्ट व्हेन द केस कम्स बिफोर इट फॉर अपील और रिविजन। कोई भी दूसरा कोर्ट जब उसके सामने अपील और रिविजन की बात आती है तो वो भी कॉम्पिटेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक चीज़ लिखी हुई है सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में कि नो अपील शैल लाई ऑफ सेक्शन 3 एंड 4 टू हाई कोर्ट। देखो, मान लो किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 में हम लोगों ने एडमोनिशन के बारे में बात की और सेक्शन 4 में हम लोगों ने गुड कंडक्ट के बारे में बात की। अब अगर कोई पर्सन को गुड कंडक्ट पे छोड़ा गया है या एडमोनिशन पे छोड़ा गया है, अब वहाँ पर क्या है कि अगर उसको अपील करनी है तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है। सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर किसी अगर ऑफेंडर को कन्विक्ट किया गया है तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। अब वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता तो वो अपील करेगा कहाँ? अपीलेट कोर्ट में। यानी कि हाई कोर्ट से नीचे के कोर्ट में कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली हाई कोर्ट में वो अपील नहीं कर सकता। अब 21 years of age of offender is found guilty। 21 साल से कम उम्र, 21 साल का जो ऑफेंडर है वो गिल्टी पाया गया है। ठीक है। और उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का। 21 साल का जो ऑफेंडर है उसको गिल्टी पाया गया है और उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है, फॉर विच नो अपील लाई इन द कोर्ट। और अब उसके जो खिलाफ है वो अपील भी उस ऑर्डर के खिलाफ रेज नहीं कर सकता है। तो द कोर्ट में अब ऐसे केस में जब ऑफेंडर को गिल्टी पाया गया है, 21 साल के ऑफेंडर को गिल्टी पाया गया है और उसको कोई बेनिफिट भी नहीं मिला है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का, और कोई अपील भी लाई नहीं करती है, तो ऐसे केस में क्या होगा? कोर्ट जो है ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन, सुओ मोटो, यानी कि कोर्ट अपने पावर को यूज करके, खुद के पावर को यूज करके, सुओ मोटो का मतलब ये है कि अगर कोर्ट खुद चाहे
तो वो कोर्ट अपने कॉग्निजेंस में लेकर के भी, अपने संज्ञान में लेकर के भी ऐसा कर सकती है। क्या कर सकती है वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन कर सकती है, अभी यहाँ तक समझो। फिर से एक बार समझते हैं। कोई ऐसा ऑफेंडर है जो 21 साल के एज का है, उसको गिल्टी पाया गया है और उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का भी बेनिफिट नहीं मिला है, सेक्शन 3 सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं मिला है और कोई अपील भी लाए नहीं करती है, यानी कि वो अपील भी रेज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या है, द कोर्ट में ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन, वो कोर्ट जो है खुद से भी कर सकती है, और एप्लीकेशन मेड बाय द कन्विक्टेड पर्सन, या फिर कन्विक्टेड पर्सन ने एप्लीकेशन दी हो कि भाई आप ऐसा करो, क्या करना है वो भी मैं आगे बता रही हूँ, और या फिर एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। तो 3 चीजें हैं, सुओ मोटो सबसे पहला, दूसरा क्या है कि कन्विक्टेड पर्सन ने अगर एप्लीकेशन दी हो, तीसरा क्या है प्रोबेशन ऑफिसर ने अगर एप्लीकेशन दी हो, तो कोर्ट कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ द केस। तो क्या कर सकती है कोर्ट, मतलब कोर्ट जो है रिपोर्ट मांगेगी और एग्जामिन करेगी उस केस के रिकॉर्ड को, और फिर उसके बाद वो ऑर्डर जो उसको ठीक लगेगा वो ऑर्डर वो पास कर सकती है। ये दिया कहाँ हुआ है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 में। यहाँ पर बेसिकली कोर्ट कर क्या रही है, कोर्ट इज एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ रिविजन, कोर्ट अपने रिविजन के पावर को एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं अपीलेट एंड हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिविजन। जब अपीलेट और हाई कोर्ट अपने पावर ऑफ रिविजन को एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी कोर्ट को किसी केस को रिवाइज कर रहे हैं, तो मे सेट असाइड सच ऑर्डर ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अब यहाँ पर क्या है, जैसा कि हम लोगों ने हेडिंग में पढ़ा था कि पावर्स बताएगा ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पर भी पावर बताया उसने अपीलेट और हाई कोर्ट का, कि जब वो रिवीजन का पावर अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर जो भी ऑर्डर पास किया गया है उसको वो सेट असाइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 में। लेकिन ये बात यहाँ पे अभी आधी है, इसका एक प्रोवाइजो भी है, वो क्या है कि अपीलेट एंड हाई कोर्ट शैल नॉट इन्फ्लिक्ट अ ग्रेटर पनिशमेंट। जो अपीलेट और हाई कोर्ट है, जितने पनिशमेंट के लिए ऑफेंडर को गिल्टी पाया गया है उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, कम कर सकता है, हमने देखा कि सेट असाइड कर सकता है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है, ये चीज देखी। लेकिन अब ये नहीं है कि जितनी पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए, मतलब जिस चीज की जितनी पनिशमेंट के लिए ऑफेंडर गिल्टी पाया गया है, मान लो जैसे 5 साल की मान लो इम्प्रिजनमेंट उसको मिलनी थी, मतलब 5 साल की इम्प्रिजनमेंट उसको मिली है किसी ऑफेंस के लिए। अब लोअर कोर्ट ने 5 साल की इम्प्रिजनमेंट पास की, हाई कोर्ट के पास जब रिवीजन का पावर आया तो हाई कोर्ट ने 6 साल की इम्प्रिजनमेंट पास की। तो हाई कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। हाई कोर्ट जितनी इम्प्रिजनमेंट है, 5 साल की इम्प्रिजनमेंट अगर उस ऑफेंस की है तो उससे ज़्यादा इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता, कम कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सेक्शन 10 और सेक्शन 11 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।